मेरे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। उसका शक और भी बढ़ गया, शायद इसलिए कि मैं मूर्ख नहीं हूं, बिहान ने जवाब दिया। इस समय हॉस्टल के बाहर काफी लोग जमा हो गए हैं, साफ है कि कुछ बड़ा हुआ है। मैंने लाश की एक झलक भी देखी। अगर तुम जहां मैं खड़ा हूं वहां से ध्यान से देखो, तुम भी देखोगे। फिर तुम जहां से आए हो वहां एक टूटी हुई खिड़की है जिस पर थोड़ा खून लगा है। इसका मतलब है कि किसी को मारकर खिड़की से बाहर फेंका गया है और अब यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये किसने किया। चुपके से निकल जाना मैं अकेला नहीं। यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। नहीं हूं जिसने तुम्हें उस कमरे से उड़ते हुए देखा, तुम हथियारा भी नहीं हो। अगर मैं गलत नहीं हूं तो हथियारा अभी भी छात्रावास के अंदर है और वह एक छात्र है। आप व्यक्तिगत दुश्मनी के पहलू को भी देखना चाह सकते हैं। यदि संभव हो तो किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जिसने हाल ही में स्नान किया हो। मैंने स्नान क्यों नहीं किया? अगर मैंने पहली बार किसी की हत्या की होती तो मैं भी ऐसा ही करता। और तुम्हें कैसे पता कि यह उस व्यक्ति की पहली हत्या है? गगन ने अपने आप से कुछ कहा। विहान के स्पष्टीकरण से उसका उस पर संदेह कम हो गया था, लेकिन वो अभी भी विहान को निर्दोष नहीं मान रहा था। उसके मन में अभी भी कुछ संदेह थे, क्योंकि संभावना थी कि वो असली हत्यारा था। अपने दोनों हाथ पीठ के पीछे रखते हुए विहान भीड़ की ओर चलने लगा, क्योंकि वो व्यक्ति बहुत आवेगी हो गया था। अगर ये उसकी पहली हत्या नहीं होती तो वो इतना आवेगी। यदि वो शांत और अनुभवी होता तो वो उस व्यक्ति को कमरे के अंदर ही मार देता। विहान ने समझाया कि वो उसे बाहर नहीं मारता। ये गुस्सा था, लेकिन ये अनुभवहीनता भी थी। भोला लेकिन काफी प्रतिभाशाली विहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसके होंठ मुड़ गए। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये पहली बार है जब अकादमी के अंदर किसी छात्र की हत्या हुई है। जब से चर्च ऑफ लाइट ने डार्क मैच को मारा। गगन ने वाक्य पूरा किया। बिल्कुल सही। फिर भी चर्च ने इसे खुलेआम किया। ये व्यक्ति किसी को मारने में कामयाब रहा और फिर बिना देखे चुपके से बाहर निकल गया। मुझे शक है कि किसी ने उसे जाते हुए देखा भी होगा, लेकिन फिर भी आपको हमेशा संभावना पर विचार करना चाहिए और सभी से सवाल करना चाहिए। हालांकि जैसा कि मैंने कहा कि किसी ऐसे व्यक्ति की जांच करें जिसने हाल ही में स्नान किया हो। आपको अपना आदमी मिल सकता है। विहान छात्रावास के अंदर चला गया। उसने ये सुनिश्चित करने के लिए शरीर को करीब से देखने की भी जहमत नहीं उठाई कि वो नींद में नहीं लग रहा, और वह भी तब जब वे सो रहे थे। दरवाजे पर दस्तक जारी रही और ये तेज होती गई। मुझे इसका ध्यान रखना होगा, आरव ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसने महसूस किया कि वो ऐसे ही अंदर नहीं चल सकता। उसे यकीन था कि अगर वो ऐसा करेगा तो दूसरे लोग उस पर शक करना शुरू कर देंगे, क्योंकि छात्र इतने बेवकूफ नहीं है। सौभाग्य से उसने सही समय पर इसे नोटिस किया। लगातार दस्तक के बावजूद आरव को छोड़कर लगभग सभी लोग हमारी मंजिल पर थे। इससे चौथे वर्ष के छात्रों को संदेह हुआ कि क्या हमें दरवाजा तोड़ देना चाहिए। उनमें से एक ने पूछा। सौभाग्य से ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि दरवाजा खुला था। आरव ने अपनी आंखें रगड़ी। ऐसा लग रहा था कि वो इतना नींद में था कि उसे अपनी आंखें खोलने में मुश्किल हो रही थी। युवाओं ने एक दूसरे को देखने से पहले आरव के बालों को देखा। उन्होंने अपने सिर हिलाए, जैसे कि वे सहमत हों कि ये वह नहीं था। आरव के बाल बिखरे हुए और पूरी तरह से सूखे थे। ऐसा लग रहा था कि उसने कई दिनों से अपने बाल नहीं धोए हैं। क्या आप कुछ कहेंगे? क्या बात है? आरव ने पूछा। अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं वापस सोने जा रहा हूँ। रुको, आप वापस सोने नहीं जा सकते। डीन ने सभी छात्रों को नीचे बुलाया है। आपको नीचे जाना होगा। डीन, वो इस समय सभी को क्यों बुला रही है? मैं यहाँ नया हूँ, लेकिन मुझे भी नहीं लगता कि कक्षाएं शुरू करने का समय। अपने कमरे में गया और चला गया। प्रकाश के सभी युवा जादूगर अपनी उम्र के अनुसार छात्रावास के बाहर इकट्ठे हुए थे। प्रथम वर्ष के छात्रों का बैच एक साथ खड़ा था, दूसरे वर्ष के छात्रों का बैच एक साथ खड़ा था, और इसी तरह आरव बाहर आने वाला अंतिम छात्र लग रहा था। उसने छात्रों के समूह में कुछ नोटिस किया। उसने कई चेहरे देखे जिनमें कनिष्क और लुमेन साम्राज्य ये की युवा राजकुमारी एलियाना शामिल थे। वे दोनों प्रथम वर्ष के छात्रों के समूह के सामने खड़े थे। दूसरे समूह में आरव ने उस आदमी को भी देखा जिसने अशोक पीते समय उसे दालान में छोड़ दिया था। चारों समूह तैयार थे। प्रकाश के घर से शिक्षकों के एक समूह ने उन पर नजर रखी जब वे सभी अशोक के कमरे से डीन के नीचे आने का इंतजार कर रहे थे। मुझे नहीं लगता कि हमें कमरे में कुछ मिलेगा, रचित ने संक्षेप में कहा। हमने पहले ही सब कुछ देख लिया है।
ये समय की बर्बादी है। अगर हम उस व्यक्ति को नहीं ढूंढते हैं तो मुकुट का उपयोग करने का मेरा प्रस्ताव अभी भी मान्य है। आप जानते हैं कि वे किसी को फिर से मार सकते हैं। हाउस ऑफ फ्लेम्स के प्रमुख ने कहा, अकादमी में एक मौत से बुरा क्या हो सकता है, 2 या अधिक मौतें। हम मुकुट का उपयोग नहीं कर रहे हैं। एलियाना ने दृढ़ता से मना कर दिया, ये नहीं हो रहा है, इसलिए बेहतर है कि आप इसके बारे में बात करना बंद कर दें। वो कमरे से बाहर चली गई। बालकनी में खड़े होकर उसने छात्रों की भीड़ देखी। जब आरव प्रथम वर्ष के छात्रों के समूह में पहुंचा तो वो उसके ठीक बगल में सामने खड़ा था। कमरे में बैठा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि विहान था। विहान ने एक बार फिर आरव के हाथों की ओर देखा। आरव ने उसे दस्तानों की ओर देखते हुए देखा, लेकिन उसने कोई टिप्पणी नहीं की। क्या आपको मजा आया? विहान ने खुशी से पूछा। आरव ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। यह आदमी किस बारे में बात कर रहा था? किसी कारण से ऐसा लग रहा था कि वो पूछ रहा था, क्या उसे एक पल के लिए बदला लेने में मजा आया? उसने ये भी सोचा कि क्या वो बहुत ज्यादा सोच रहा था? आनंद ले। आरव ने जवाब में पूछा, मेरा मतलब आपकी नींद से था। विहान मुस्कुराया। क्या आपको मजा आया? ऐसा लगता है कि आप अच्छी तरह से सोए हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप मेरी नींद के बारे में इतने चिंतित क्यों हैं? क्योंकि भविष्य में आपकी नींद इतनी अच्छी नहीं होगी। विहान ने जवाब दिया, आप यहाँ आग से खेल रहे हैं। आरव हैरान था। इन शब्दों ने उसे और भी यकीन दिलाया कि विहान कुछ जानता था, या कम से कम उसे शक था। मुझे स्पष्ट रूप से बताओ, तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? आरव ने अनजान होने का नाटक करते हुए पूछा। हालांकि उसने ऐसा दिखावा किया जैसे उसे कुछ भी पता नहीं है, लेकिन उसके मन में वो पहले से ही तैयार था कि अगर यहाँ कुछ गलत हुआ तो वह लड़ेगा। फिर भी उसने जल्दबाजी नहीं की। उसे यकीन था कि उसने पकड़े जाने का कोई सबूत नहीं छोड़ा है। उसने अपने सभी निशान मिटा दिए। कोई भी ये नहीं जान सकता था कि ये वही था। जब तक आप मुझे मजबूर नहीं करते मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा, विहान ने शांति से कहा। लेकिन जब मैं ऐसा करूंगा तो इससे किसी का कोई भला नहीं होगा। गलत मुझे निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। ये शुरू से ही स्पष्ट है कि विहान आरव के लिए अजनबी था और आरव विहान के लिए अजनबी था। फिर भी उनके भाग्य किसी तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। पहले दिन जब विहान उसके पास से गुजरा तो उनके भाग्य पर मुहर लग गई थी कि ये अच्छा होगा या बुरा, ये देखना बाकी है। आप सही हैं, ये समय की शुरुआत से ही हुआ है, ये तय था। आरव ने उत्तर दिया, ये वो समय है जिसे मैं वापस लाऊंगा, वो समय जिसे किसी ने मिटा दिया था। क्या विहान को आरव का सच पता चल गया है? क्या वो सभी को सच बताएगा कि आरव ने अशोक को नहीं मारा है? क्या होने वाला है? इस रोमांचक कहानी में अधिक जानने के लिए बने रहें। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल संगीत को सब्सक्राइब करें। समय के प्रवाह को बदलना आरव बोलने ही वाला था कि हेड टीचर नीचे आकर उसके सामने खड़े हो गए। सबने छात्रों की तरफ देखा और उन्हें यकीन हो गया कि हत्यारा उनमें से ही कोई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ एक व्यक्ति की मौत हो गई है और हमें यकीन है कि ये उन छात्रों में से ही किसी ने किया है। इस छात्रावास के छात्रों ने, शिखर ने दूसरे प्रिंसिपलों से पूछे बिना ही जांच का जिम्मा ले लिया। मुझे यकीन है कि हमारे पूछने पर हत्यारा सामने नहीं आएगा, लेकिन मैं ये स्पष्ट कर दूं, हमें पता लगाना होगा कि हत्यारा कौन है। किसी को मारने के कई तरीके हैं। मुझे उम्मीद है कि आप हमें उन तरीकों का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। इसलिए जो भी हत्यारा है, सामने आओ। वो पहले साल के छात्रों के समूह से चौथे साल के छात्रों के समूह में चला गया और फिर पीछे हट गया और सभी के चेहरों पर नजर रखी कि कहीं डर का जरा भी निशान तो नहीं है। मैं वादा करता हूँ कि अगर तुम खुद बाहर आओगे तो तुम्हें नरमी से सजा दी जाएगी। अगर तुम बाहर नहीं आओगे तो भी हम तुम्हें ढूंढ लेंगे, भले ही इसमें समय लगे और थोड़ी मेहनत भी, लेकिन उस स्थिति में कोई दया नहीं होगी। बिना कोई सवाल पूछे तुम्हें मार दिया जाएगा। अपनी चेतावनी खत्म करने के बाद वो पीछे हट गया। चुनाव तुम्हारा है। चेतावनी के बावजूद एक भी व्यक्ति आगे नहीं आया। अगर कोई आगे आया तो वो जरूर मूर्ख होगा। आरव पोकर चेहरे के साथ खड़ा था, जैसे कि वो पूरी तरह से निर्दोष हो। हालांकि उसने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया, लेकिन अंदर ही अंदर वो थोड़ा चिंतित था। अब तक उसने सोचा था कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी उसके बारे में नहीं जानता था। वो अभी भी उस स्थिति से बचना चाहता था। सौभाग्य से बिहान ने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय वो थोड़ा ऊब गया लग रहा था। इस बार जीन ने झांसा देने का प्रयास करके नेतृत्व किया। मुझे यकीन है कि आप लोगों को एलिसिस के क्राउन के बारे में पता होना चाहिए। कम से कम आप में से अधिकांश को पता होना चाहिए। ये एक कलाकृति है जो जान सकती है कि आप झूठ बोल रहे हैं
या सच कह रहे हैं। यदि अपराधी सामने नहीं आता है तो हमें इसका उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हालांकि एलियाना ने एलिसिस के क्राउन का उपयोग करने के सुझाव को खारिज कर दिया था, लेकिन इन युवाओं को यह नहीं पता था। यही कारण है कि उन्होंने झांसा देने का विकल्प चुना। डर सबसे अच्छा उपकरण था और इससे कुछ समय भी बच जाता। हम ईमानदारी से ताज का उपयोग नहीं करना चाहते क्योंकि ये अप्रत्याशित तरीकों से आपकी प्रतिभा और आध्यात्मिक शक्ति को प्रभावित कर सकता है, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। आगे बढ़ो क्योंकि ताज आपको भी प्रभावित करेगा। हत्यारे को खोजने तक सभी को ताज से गुजरना होगा। ऐसा लग रहा था विहान आश्चर्य में है कि अपनी प्रतिभा खोने के खतरे के बावजूद उसने कुछ नहीं कहा। यह बहुत अजीब था। विहान को अभी भी परवाह नहीं थी। वो बस अपने विचारों में खोया हुआ वही खड़ा था। विहान आगे नहीं बढ़ा, लेकिन सीनियर बैच का एक व्यक्ति आगे बढ़ा। तुमने ये किया, जिंसी ने युवक से कहा। ये देखकर बोहे ने कंधे उचका दिए। मैंने उसे नहीं मारा, लेकिन मेरे पास कुछ जानकारी है जो मददगार हो सकती है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही था जिसने उस समय आरव को दालान में रोका था। आरव उस व्यक्ति से बात कर रहा था। मुझे विहान की चिंता थी, उसे किसी और की परवाह नहीं थी। एलियाना ने पूछा, क्या जानकारी है? मुझे लगता है मैंने हत्यारे को देखा होगा। युवक ने उत्तर दिया हो। हर कोई चौंक गया और कहा, तो हत्यारे को देखा गया। उन्होंने राहत की सांस ली। ऐसा लगा कि वे बच गए। हालांकि वे अभी भी उत्सुक थे कि वो व्यक्ति कौन हो सकता है जिसने कुछ घंटे पहले परिसर में एक छात्र को मारने की हिम्मत की। मैं छात्रावास से बाहर निकल रहा था जब मैंने इस लड़के को चुपके से अंदर आते देखा। उस आदमी ने अशोक की ओर इशारा किया। मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। हालांकि प्रथम वर्ष के छात्रों के बाहर आने में बहुत देर हो चुकी थी। इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, पर अब सोचता हूँ तो लगता है कि वो युवक मृतक का पीछा कर रहा था। मैंने उसे रोका और पूछा भी कि वो इतनी देर से बाहर क्यों आया। उसने बताया कि उसने कुछ बाहर गिरा दिया था और मैं उसे वापस लेने वहां गया था। उसके बाद मुझे वहां से निकलना था, इसलिए मैंने ज्यादा सवाल नहीं पूछे। पर मैंने देखा कि वो उसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा था जिस दिशा में वो आदमी जा रहा था। मैं सोच रहा था मुझे ज्यादा सावधान रहना चाहिए था। युवक ने आरव से मिलने से लेकर वहां से जाने तक सब कुछ बता दिया। वो व्यक्ति कौन है? सभी अध्यापकों की नजर प्रथम वर्ष के छात्रों पर पड़ी। इस व्याख्या से ये स्पष्ट हो गया कि यारा प्रथम वर्ष का छात्र था जिस पर शुरू में सभी को शक था। चूंकि आरव और विहान आगे खड़े थे तो उस आदमी की नजर सबसे पहले उन पर गई। हालांकि उसने अपनी नजर दूसरों पर भी रखी। वो आरव को पहचान नहीं पाया। किरण, भारत, वो छात्र यहाँ नहीं है। वो अभी भी हॉस्टल के अंदर ही होगा। आदमी ने सिर हिलाया, फिर पीछे मुड़ा, पर वो उस आदमी को नहीं ढूंढ पाया। क्या तुम निश्चित हो? अलियाना ने गंभीरता से पूछा। क्या तुमने जो व्यक्ति देखा वो वाकई प्रथम वर्ष का छात्र था? मुझे यकीन है वो प्रथम वर्ष का छात्र था, आदमी ने विश्वास से कहा। और सबसे पहले वर्ष का छात्र मैंने देखा उनमें से नहीं है। ये संभव नहीं है। जल्दी समझ में आया। ऐसा हुआ कि वो पकड़े जाने के विचार से वास्तव में डर गया था। वो वास्तव में डरा हुआ था। भले ही उसने घबराहट में झूठ बोला होता, ये समझा जा सकता था। खैर, वो एक एक करके पकड़ा गया। सभी छात्र एक ही बात पर चर्चा करने लगे। उनका मानना था कि वो आदमी हत्यारा था। विहान को पूरी स्थिति दुखद और हास्यास्पद लगी, लेकिन फिर भी उसने हस्तक्षेप नहीं किया। वो यहाँ किसी भी चीज में हस्तक्षेप करने के लिए नहीं था। उसके अपने लक्ष्य थे। जो आदमी हथियारों के बारे में बात करने के लिए निकला था, उसने खुद को आरोपों के बीच पाया। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। रॉय ने सोचा कि वो इस स्थिति में नायक बन सकता है। उस हत्यारे के बारे में सुराग देकर जिसका सभी को इंतजार था, रॉय सुराग ढूंढ रहा था। उसने सोचा कि वो आगे आकर सभी को क्राउन की परीक्षा से बचा सकता है और सुराग देने के लिए शिक्षकों से पुरस्कार भी प्राप्त कर सकता है। दुर्भाग्य से उसे जल्द ही एहसास हुआ कि वो शायद अपनी धारणा में बहुत आशावादी था। न केवल वो इस झंझट में फंस गया था, बल्कि जो लोग उसकी प्रशंसा करने वाले थे वे उसे हत्यारा कह रहे थे। यहाँ तक कि शिक्षक भी उसे शक की नजर से देख रहे थे। शायद मैं उसके वर्ष के बारे में गलत था, रॉय हकलाया और दूसरों को वो छात्रों के माध्यम से देखने लगा। यदि वो व्यक्ति प्रथम वर्ष के छात्रों में से नहीं था तो वो दूसरे वर्ष के छात्रों में से एक रहा होगा। अगर वो अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता था तो उसे किसी भी कीमत पर उस व्यक्ति को ढूंढना था। दुर्भाग्य से सभी छात्रों से गुजरने के बाद भी वो उस व्यक्ति को नहीं ढूंढ सका जिसे उसने पहले देखा था। उसे पहले से ही पसीना आना शुरू हो गया था और उसका गला सूख गया था।
वो डर के मारे भारी सांस ले रहा था। सभी प्रधानाध्यापक अभी भी उसे देख रहे थे। बच्चे, हमारे पास पूरा दिन नहीं है। हाउस ऑफ लाइट के प्रमुख ने सोचा कि ये आदमी अपना समय बर्बाद कर रहा है। यहाँ कोई हवा नहीं है। मैं कसम खाता हूं कि मैंने अपने जीवन में ऐसा व्यक्ति कभी नहीं देखा जो यहाँ का नहीं है, और वो निश्चित रूप से एक प्रथम वर्ष का छात्र लग रहा था। उसने मुझे सही नहीं किया जब भी मैंने कहा कि वो प्रथम वर्ष का है, लेकिन वो यहाँ नहीं है। क्या आपके पास ये साबित करने के लिए कोई सबूत है कि आप जो कह रहे हैं वो सच है? जिंसी ने पूछा। यदि नहीं, तो मुझे डर है कि आपको ये साबित करने के लिए क्राउन के परीक्षण से गुजरने वाला पहला व्यक्ति बनना होगा कि आप जो कह रहे हैं वो सच है। मैं सबूत लाया हूं जो सही है। मैं साबित कर सकता हूं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। अपने दोस्त के बगल में दिनेश नहीं चाहता था कि उस पर कोई गलत आरोप लगे। क्या वो सच कह रहा है? क्या तुमने हॉस्टल में किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो यहाँ नहीं है? शेखर ने अपनी भारी आवाज में पूछा, जिससे युवक डरकर एक कदम पीछे हट गया। मैंने उस व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देखा, लेकिन रॉय सच कह रहा है। जब मैंने उसे फोन किया तो वो एक युवक से बात कर रहा था। अपने डर के बावजूद वो अब यहाँ था। उसने ईमानदारी से जवाब दिया। जवाब सुनकर शेखर का चेहरा चमक उठा। वो समझ गया कि इसका क्या मतलब है। हालांकि ये बुरी खबर थी कि यहाँ एक छात्र की हत्या कर दी गई थी, लेकिन दिनेश का जवाब सुनकर एलियाना ने शेखर के चेहरे को खुशी से देखा। आप सभी अपने कमरों में वापस जा सकते हैं। आप में से कोई भी अपने कमरों से बाहर नहीं आएगा सिवाय चौथे वर्ष के छात्रों के, जब तक आपका अगला आदेश न हो। उसने आदेश दिया। उसे वो उत्तर मिल गया जिसकी उसे आवश्यकता थी। रॉय ने राहत की सांस ली। वो नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला था, लेकिन कम से कम वो निर्दोष साबित हुआ। वो सुरक्षित वापस जा सकता था। हालांकि वो उन लोगों को घूरना नहीं भूला जो उसे हत्यारा कह रहे थे, खासकर उसकी अपनी कक्षा के लोग। एक एक करके सभी छात्र छात्रावास के अंदर चले गए। बिहान और आरव एक साथ अंदर गए। पूरी यात्रा के दौरान उनमें से किसी ने एक दूसरे से बात नहीं की। हालांकि सन्नाटा कुछ डरावना था। ऐसा लगा जैसे तूफान से पहले का सन्नाटा हो। विहान समूह से अलग हो गया और अपने कमरे में चला गया। आरव भी अपने कमरे में चला गया। वो अभी भी विहान और उसकी पहचान के बारे में सोच रहा था। वो नहीं जानता था कि विहान को उसके बारे में कैसे पता चला, लेकिन उसे लगा कि ये कुछ नए लोगों की वजह से था जिन्हें विहान जानता था। केवल नए लोग ही इतने महान थे कि वे उसे पता लगाने में मदद कर सकते थे। जहां तक विहान के पास नए लोगों की बात है, कोई और रास्ता नहीं था। यही सवाल था, कुछ ऐसा जो उसे मेरे दिमाग को पढ़ने में मदद कर सके। अगर ऐसा था तो ये समझ में आता कि वो कैसे जानता होगा, या ये कोई नया आदमी भी हो सकता है जो उसे अतीत को देखने में मदद कर सकता है। वो उन नमाज के बारे में ज्यादा नहीं जानता था जिनके बारे में उसने सुना था। वो केवल ये जानता था कि कुल कितने नमाज थे और प्रत्येक नमाज में एक डेमी गार की शक्ति थी। लेकिन इसके अलावा वो ज्यादा नहीं जानता था कि अगर लीरा यहाँ थी, अगर वो वहां थी, तो वो मुझे बता सकती थी कि नए आदमी क्या कर सकते हैं। विहान के साथ ऐसा कुछ हुआ, या वो वास्तव में किसी भी मामले में धोखा दे रहा था। उसने शिक्षकों को नहीं बताया। ये अच्छी बात है। बस कुछ और दिन, और जब तक वो मेरे रास्ते में बाधा नहीं बनता मैं उससे बच सकता हूँ। लेकिन अगर वो ऐसा करता है तो विहान सोने वाला था जब उसे नीचे बुलाया गया, लेकिन अब वो अपने कमरे में वापस आ गया था। वो दूर से उगते सूरज को देख सकता था। सुबह हो चुकी थी। वो अपने बालकनी पर खड़ा था और शिक्षकों को देख रहा था जो अभी भी वहां थे। ऐसा लगता है कि हथियार के बारे में हमारी शुरुआती धारणा की वर्ब प्रकाश के घर से है, गलत थी। अलियाना ने संक्षेप में कहा, आप क्या कहते हैं? क्या हमें अभी भी जानने की जरूरत है? हमें एलिसिस के मुकुट का उपयोग करना चाहिए। हम लॉ के घर से शुरू कर सकते हैं। शेखर का चेहरा अनियंत्रित रूप से हिल गया। वो चाहता था कि मुकुट का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि घटना प्रकाश के घर तक ही सीमित थी। भले ही उन लोगों की प्रतिभा खराब हो गई हो, इससे उसे या उसके घर को कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि अब उसका अपना घर आग के क्षेत्र में था। वो ऐसा नहीं होने दे सकता था। वो अपने प्यारे छात्रों को इस कठिन परीक्षा से गुजरने नहीं दे सकता था। हम पहले ही सहमत हो चुके थे कि हम प्रकाश के मुकुट का उपयोग नहीं करेंगे। एलिसिस इतने बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल करना अकादमी और छात्रों के लिए अच्छा नहीं है। शेखर ने भौहें सिकोड़ी। इसके अलावा हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि लड़का झूठ नहीं बोल रहा था? हो सकता है उसने और उसके दोस्त ने मिलकर हत्या की हो। यह भी संभव है। इस बिंदु पर कुछ भी संभव है। रचित सहमत हुए।
इस बिंदु पर हम केवल इतना जानते हैं कि उन दोनों के अलावा किसी को भी हत्यारे के बारे में कोई सुराग नहीं था। और भले ही यारा हमसे पहले भीड़ में था, उसने आगे आने से इनकार कर दिया। हम सभी जानते हैं कि हत्यारे ने प्रकाश के मंत्रों का उपयोग किया था, जिसमें उपचार और शुद्धिकरण मंत्र शामिल थे। हत्यारा किसी और घर से नहीं हो सकता। अरे शेखर ने अपने माथे पर थप्पड़ मारा। वो पहले से ही इतना घबराया हुआ था कि वो उस कारक पर विचार करना भूल गया था। ये पहले ही साबित हो चुका था कि हत्यारे ने प्रकाश के तत्व का उपयोग किया था। दुर्भाग्य से जल्दबाजी में वो सहमत हो गया था कि मुकुट का उपयोग करना एक बेवकूफी भरा विचार था। अब वो अपने शब्दों से पीछे नहीं हट सकता था, चाहे उसे कितना भी पछतावा हो। जैसा कि मैंने कहा कि निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी, तब लिच ने कहा भले ही ये एक जादूगरनी का काम था, लेकिन हम जितना जानते हैं उससे अधिक हो सकता है। उदाहरण के लिए, क्या मृतक प्रकाश की चुड़ैल नहीं थी? ये बहुत संभव है कि उसने जिंदा रहने के लिए खुद पर उपचार का इस्तेमाल किया हो। यह भी संभव है कि इस समय अंधेरा हो। सबसे पहले हमें मृत बच्चे के बारे में और जानने की जरूरत है। हालांकि रचित वास्तव में एक व्यापक तस्वीर देख रहा था, फिर भी उसने सभी संभावनाओं पर विचार किया, चाहे वे कितनी भी असंभव हो। हम कुछ नटों में उसकी पूरी फाइल प्राप्त कर लेंगे। हम तब तक डीन के महल में इंतजार कर सकते हैं। हॉल में ही जो हुआ, वे हॉल को इतनी जल्दी नहीं छोड़ सकते थे। उन्हें हर पहलू पर विचार करने की आवश्यकता थी, खासकर क्योंकि ये बदले की कार्रवाई की तरह लग रहा था। मुख्य परिषद एक खूबसूरत हॉल में एक गोल मेज के चारों ओर बैठी और कुछ घंटों तक इंतजार किया। ये सुबह 8 बजे था जब एक युवती कई फाइलों के साथ आई। फाइलें तैयार थी। उसने मुख्य परिषद के प्रत्येक सदस्य के सामने एक फाइल रखी। प्रत्येक फाइल में एक ही सामग्री थी। उनके पास अशोक का जीवन इतिहास था, कम से कम उतना ही जितना वे इकट्ठा कर सकते थे। धन्यवाद, अब आप जा सकते हैं। क्योंकि युवती ने फाइल को सभी के सामने रखा, उसे जाने का संकेत दिया गया। युवती हॉल से बाहर चली गई और हॉल को बंद कर दिया। जैसे ही वो चली गई, राजसी हॉल फिर से शांत हो गया, क्योंकि सभी शिक्षकों ने उनके सामने बंद फाइल को देखा। उत्सुकता से सोच रहे थे कि क्या ये उन्हें अन्य शिक्षक एलियाना के विपरीत कुछ जानकारी दे सकती है। वो अशोक के बारे में कुछ बातें पहले से ही जानती थी, क्योंकि उसने उसे यहाँ प्रवेश करने की अनुमति दी थी। लेकिन वो भी उसके अतीत में गहराई से नहीं गई थी, सिवाय कुछ बुनियादी बातों के, जैसे कि उसके पिता की चर्च ऑफ लाइट की सेवा करते समय हत्या कर दी गई थी। वो डीन की अनुपस्थिति में अकादमी का प्रबंधन करने में इतनी व्यस्त थी कि उसे ये पढ़ने का भी समय नहीं मिला कि ये सब कैसे हुआ। सभी ने फाइल खोली और उसमें दर्ज बातें पढ़ने लगे। जितना वे पढ़ते गए उतना ही उनके चेहरे गंभीर होते गए, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि ये गड़बड़ कितनी गहरी हो सकती है। क्या मैंने कोई गलती की? मैं अधिकारी से मिलने के लिए बहुत जल्दबाजी कर रहा था। मुझे अधिक सावधान रहना चाहिए था। आरव अपने बिस्तर पर विचारों में खोया हुआ लेटा था। वो अपनी भावनाओं के आगे झुकने के लिए खुद से थोड़ा परेशान था। अभी पहला दिन था और उसने पहले ही अशोक को मार दिया था, जिससे पूरी अकादमी में हंगामा मच गया। ये आंशिक रूप से अच्छा था, क्योंकि इससे लोग व्यस्त रहे, लेकिन रॉय की वजह से सभी को पता चल गया कि हथियारा प्रथम वर्ष का छात्र था। इसने उसे एक बार फिर निशाना बना दिया। उसके पास एक हथियार भी था जो अच्छा था। अगर शिक्षक इतने व्यस्त थे तो वो उनका उपयोग कर सकता था। वो खड़ा हुआ और सामने शीशे की ओर चला गया। मुझे यकीन है कि उन्हें पता चल जाएगा कि कनिष्क और मेरे बीच कुछ विवाद था। कार्तिक का समूह, मुझे लगता है कि कनिष्क का उपयोग करने का समय आ गया है। ये बहुत बुरा है कि मुझे ध्यान भटकाने के लिए उसका उपयोग करना पड़ रहा है। वो एक अच्छा लड़का है, लेकिन अगर यही करना है तो यही होगा। एक छोटे शहर का लड़का जिसका परिवार एक जादूगर द्वारा मारा गया था। वो गांव छोड़कर पवित्र शहर में आया क्योंकि उसके पिता पवित्र चर्च के सदस्य थे, जो एक अंधेरे जादूगर से लड़ते हुए मारे गए थे। इसलिए चर्च ने उन्हें यहाँ भेजा और मैंने उन्हें यहाँ भर्ती कराया। एलियाना ने फाइल की शुरुआत में संक्षेप में समझाया, ताकि आप अंधेरे जादूगरों के साथ उनके समीकरण के बारे में जान सके। शेखर ने भौहें सिकोड़ी, आप हमें इतना बता सकते थे जब हम फाइलों के तैयार होने का इंतजार कर रहे थे। बेहतर होगा यदि आप सभी फाइलों को पढ़ें और उसे मार दें। फाइल की शुरुआत में गांव पर अंधेरे जादूगर के हमले के बारे में जानकारी थी, लेकिन आरव का कोई उल्लेख नहीं था। फाइल में एक ऐसे युवक का कोई उल्लेख नहीं था जो प्रकाश का जादूगर था, लेकिन किसी तरह अंधेरे का जादूगर बन गया। पवित्र चर्च ने उस हिस्से को गुप्त रखा
उन्होंने अशोक को इसके बारे में बताया भी नहीं। यही बात माया के साथ भी हुई। उनमें से कोई भी ये नहीं कह रहा था कि गांव का एक युवक डार्क विजार्ड के बाद लाइट विजार्ड बनना खतरनाक जानकारी थी। चर्च ऑफ लाइट हर उस चीज का प्रतिनिधित्व करता था जो पवित्र थी। ये किसी ऐसी पवित्र चीज का प्रतिनिधित्व करता था जिसे अंधकार द्वारा दूषित नहीं किया जा सकता था। वे अंधकार के खिलाफ लड़ रहे थे। हालांकि अगर किसी को पता चलता है कि लाइट विजार्ड किसी तरह से डार्क विजार्ड में बदल गया है तो ये उन्हें भ्रमित कर सकता है। इससे गलत संदेश जा सकता है कि पवित्र चर्च ऑफ लाइट उतना शुद्ध नहीं है जितना वे दावा करते हैं, जिसे चर्च किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकता था। इस चिंता के कारण चर्च ऑफ लाइट ने पूरी घटना को दबा दिया, ये मानकर कि ये शहर पर हमला करने वाले और लोगों को मारने वाले डार्क मैच से संबंधित है। चर्च ने पोस्टर लगाए थे। कई शहरों में आरव ने चर्च ऑफ लाइट की सभी बुराइयों को उजागर किया था। शाखाओं में रेखाचित्र वितरित किए थे। हालांकि उन सभी पोस्टरों में केवल ये उल्लेख किया गया था कि वो अंधेरे का जादूगर था। किसी भी पोस्टर ने प्रकाश के जादूगर के रूप में उसकी पिछली पहचान का उल्लेख नहीं किया था। चर्च ने आरव की उम्र भी नहीं बताई थी। वे नहीं चाहते थे कि दुनिया देखे कि अंधेरे का जादूगर इतना प्रतिभाशाली था कि वो 18 वर्ष की आयु में अपने तत्व को जागृत कर सकता था, खासकर जब प्रकाश के चर्च में कोई भी ऐसा नहीं था जिसने इतनी कम उम्र में अपने तत्व को जागृत किया हो। ऐसा करने वाला एकमात्र व्यक्ति अंधकार को गले लगा लिया। इस पूरी घटना में प्रकाश के चर्च के मुख्य पुजारियों के अलावा कोई और शामिल नहीं था। यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। यहां तक कि प्रकाश के चर्च में कोई भी नहीं था। प्रकाश के चर्च को सच्चाई के बारे में पता था। केवल मुख्य पुजारी जानते थे कि प्रकाश का जादूगर अंधेरे का जादूगर बन गया। ये सच है कि अंधेरे का जादूगर शहर में प्रवेश नहीं कर सकता, कम से कम प्रकाश के चर्च को सतर्क किए बिना नहीं। और भले ही वे ऐसा करते हैं, अकादमी में घुसपैठ करना असंभव है। लिच सहमत है, लेकिन हम इस संभावना को कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। अकादमी काम करेगी, शार्तक ने उपहास किया। अंधेरे जादूगर पूरी तरह से अलग जाल में फंस गए हैं। यदि कोई व्यक्ति अकादमी में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त प्रतिभाशाली है तो वो राक्षसों का पक्ष नहीं लेगा। मुझे इस बात का पूरा यकीन है। इसके बजाय इस घटना के बारे में क्या जिनसेई ने अपनी उंगलियां तीसरे पृष्ठ पर रखी कल ही। वो बच्चा शहर में एक लड़ाई में शामिल था। 2 युवा समूह लड़े और यहाँ कुछ दिलचस्प नाम भी है। प्रकाश के प्रथम वर्ष के जादूगर कनिष्क एस्टन शेखर ने भी नाम देखा। उसने भी इसे नोटिस किया था। जाहिर तौर पर लड़ाई कनिष्क और कार्तिक के बीच थी। उन 2 परिवारों के बीच कुछ कड़वाहट है। ये संभव है कि कार्तिक फ्लेम्स हाउस में था जो शेखर के अधीन था। इस नई जानकारी के साथ उन्होंने फैसला किया कि ये वो जगह है जहां उन्हें ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस हत्या से ठीक 1 दिन पहले झड़प हुई थी और हत्यारा प्रकाश का प्रथम वर्ष का जादूगर था। ये सब समझ में आता है। ये एक संयोग होने के लिए बहुत ज्यादा था। चलो दोनों पक्षों से सीधे पूछते हैं, लेकिन शेखर ने उसे रोक दिया। कार्तिक अकादमी में नहीं है। वो कुछ दिनों की छुट्टी लेकर अपने परिवार से मिलने किसी काम से गया है। मैं गगन को उसके भाई को वापस लाने के लिए भेजूंगा। उसे पता होना चाहिए कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। हम ये जानकारी रैनी परिवार या किसी प्रमुख परिवार को देंगे जो अपोफिस की अंगूठी देखने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इस बार उसे अंगूठी के माध्यम से देखना था। कार्तिक को अकादमी में अब तक की सबसे बड़ी आग पैदा करने के लिए चुना गया था। उसके दिमाग में एक योजना थी, एक खतरनाक योजना जो उसे वो सब कुछ दे सकती थी जिसकी उसे आवश्यकता थी, लेकिन साथ ही ये इतना जोखिम भरा था कि ये उल्टा भी पड़ सकता था। सब कुछ इस पागल योजना पर निर्भर था। गैब्रियल ने रात में अपनी योजना को अंजाम देने का फैसला किया और वो भी तब जब वो डकैती को अंजाम देने जा रहा था। उसने फैसला किया कि आज रात ही इसे करना बेहतर होगा। एलियाना ने गगन को ढूंढ निकाला जो हाउस ऑफ लाइट के सबसे अच्छे छात्रों में से एक था और वो छात्र था जिस पर वो सबसे अधिक ध्यान देती थी। एक अच्छा छात्र होने के अलावा उसकी एक और पहचान थी। वो रैनी परिवार का वारिस था जो शहर के प्रमुख परिवार है। चर्च ऑफ लाइट के मुख्य पुजारियों में से एक रैनी परिवार से था और कार्तिक भी। अगर वो किसी को भेजती कार्तिक को वापस लाने के लिए, वो उन पर भरोसा नहीं कर सकती थी कि वे उसे आका में हुई हर बात नहीं बताएंगे। रैनी परिवार के दबाव में वो अचानक कार्तिक को वापस लाने के लिए
एक शिक्षक भी नहीं भेज सकती थी, क्योंकि इससे भी संदेह पैदा होगा। वो नहीं चाहती थी कि रैनी परिवार को किसी भी कीमत पर पता चले कि यहाँ क्या हुआ, क्योंकि अगर उन्हें पता चला तो चर्च का शामिल होना निश्चित था। इसलिए उसने एकमात्र व्यक्ति को चुना जिसके बारे में उसे विश्वास था कि वो रैनी परिवार को सब कुछ बताए बिना कार्तिक को सुरक्षित वापस ला सकता है। वो था गगन रैनी। हाँ, शिक्षक गगन एलियाना को इतनी जल्दी उसके पास आते देख थोड़ा हैरान था। क्या आपने हत्यारे को ढूंढ लिया? हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए एक मिशन पर जाएं। यदि आप इसे सफलतापूर्वक पूरा करते हैं तो आपको उचित क्रेडिट मिलेगा। इस समय मिशन गगन ने छात्रावास की ओर देखा। ठीक है, मिशन क्या है? ये एक सरल मिशन है। मैं चाहता हूं कि आप अपने घर जाएं और कार्तिक को वापस लाएं। हालांकि संदेह है कि इस समय क्यों। जब तक मुझे ये नहीं बताना है कि आपको इस हत्या के पीछे कौन लगता है। मेरा भाई मूर्ख हो सकता है, लेकिन वो इतना बड़ा मूर्ख नहीं है। इसमें उसका कोई हाथ नहीं है। शांत हो जाओ। हमें विश्वास नहीं है कि आपके भाई ने ये किया। हालांकि हमें विश्वास है कि आपका भाई हमें असली हत्यारे तक पहुंचा सकता है। वो निर्दोष है। लेकिन अलियाना ने गगन को बताया कि अकाद में प्रवेश प्रक्रिया से ठीक पहले शहर में उसके भाई के साथ संघर्ष हुआ था, और ये आखिरी संघर्ष था जिसमें अकाद शामिल था। ये सुनकर कि उसके भाई को उस कारण से नहीं बुलाया जा रहा है जिसके बारे में उसने शुरू में सोचा था, गगन कुछ शांत हुआ। उसका भाई अपराधी नहीं था, लेकिन वो एक गवाह था। मैं उसे वापस लाऊंगा। जादूगरों के प्रथम वर्ष के बैच के सदस्य फिर से छात्रावास से बाहर आए। वे देख सकते थे कि अब तक शव को हटा दिया गया था। खून के सारे निशान भी चले गए थे। जगह साफ हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। स्पष्ट था कि ये लोग जो कुछ भी हुआ था उसके सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ व्यस्त थे। एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी सभी छात्रों के सामने खड़ा था। मुझे यकीन है कि आप सभी ने मुझे पहले भी देखा होगा। मैं आज सुबह भी यहाँ था। मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने एक उज्जवल मुस्कान बिखेरी। मेरा नाम नोएल है। मैं आपका शिक्षक हूँ और मैं आपको वर्षों तक रक्षात्मक मंत्र सिखाऊंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रक्षात्मक मंत्र खुद को बचाने के लिए बिल्कुल आवश्यक है। मुझे यकीन है कि आप पहले से ही जानते हैं कि क्या हो सकता है यदि आपके पास अच्छी सुरक्षा नहीं है। यहाँ तक कि आदमी खुद को ऊपर की खिड़की पर नजर डालने से रोक नहीं सका जब वो बोल रहा था। ये बचाव के लिए उतना ही अच्छा है जितना कि हमले के लिए। यहाँ तक कि निष्क्रिय मंत्र अद्वितीय है। यही कारण है कि ये तत्व किसी भी अन्य चीज से अलग है। समय के साथ आप अपने तत्व का बेहतर उपयोग करना सीखेंगे, और जब तक आप स्नातक होंगे तब तक आप दुनिया में सबसे अच्छे जादूगर होंगे। ये केवल तभी है जब आप नोएल को भी ये पसंद नहीं आया, इसलिए उसने सुझाव दिया कि आज कक्षाएं नहीं होनी चाहिए। हालांकि एलियाना ने उसके सुझाव को सिरे से खारिज कर दिया और उससे कहा कि सब कुछ योजनानुसार ही चलेगा। सिर्फ इसलिए कि किसी की हत्या हो गई थी उसे ये आश्चर्यजनक नहीं लगा। हर साल प्रथम वर्ष के छात्रों की पहली कक्षा तत्वों के संग्रहालय के अंदर आयोजित की जाती थी ताकि उन्हें इतिहास के बारे में पढ़ाया जा सके, और अगर वे सही रास्ते पर चलते रहें तो वे क्या हासिल कर सकते हैं उनके लिए वहां ले जाया जाना कोई अजीब बात नहीं थी। आरव को भी ये आश्चर्यजनक नहीं लगा क्योंकि रिया ने उसे पहले ही इसके बारे में बता दिया था। वो आखिरकार तत्वों के संग्रहालय में प्रवेश करने वाला था। वो आखिरकार अपने गंतव्य तक पहुंच रहा था। नोएल सभी प्रथम वर्ष के छात्रों को तत्वों के संग्रहालय में ले गया। सुरक्षा दिन में भी उतनी ही सख्त थी जितनी रात में। ये केवल इसलिए था क्योंकि वे नोएल के साथ थे कि उन्हें सुरक्षा से गुजरने की इजाजत भी थी। हालांकि ये केवल बाहरी सुरक्षा थी। आरव ने संग्रहालय की इमारत के अंदर अपना पहला कदम रखा। दूसरी पंक्तियों का नेतृत्व कनिष्क कर रहे थे और राजकुमारी आरव ने तत्वों के संग्रहालय के अंदर एक कदम बढ़ाया। वो तत्वों के संग्रहालय में दाखिल हुआ। उसे अपने शरीर में एक अजीब सी सनसनी महसूस हुई। उसके दस्तानों के अंदर की काली अंगूठी भी बेचैन होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए था क्योंकि दयनीय अंधेरे का स्टाफ यहाँ था। ये कुछ और था, कुछ ऐसा जो उसकी अंगूठी को भी बेचैन कर सकता था। बिहान ने भी अपनी मुट्ठियां भींच ली और गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश की। विहान को भी थोड़ी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन उसने अपना संयम बनाए रखा। उसने अपनी बेचैनी अपने चेहरे पर नहीं दिखाई। सभी छात्र अंततः तत्वों के संग्रहालय के अंदर थे। संग्रहालय की पहली परत में
अतीत के अवशेष थे। वे अकादमी के मुख्य खजाने से थोड़े कम महत्वपूर्ण थे, लेकिन फिर भी वे इतिहास का एक अनिवार्य हिस्सा थे। नोएल के साथ आए प्रथम वर्ष के छात्रों का समूह उसके पीछे रुक गया। उनके सामने एक कंक्रीट स्टैंड था। स्टैंड पर जादुई रूप से मजबूत कांच से ढका एक जंग लगा हुआ हेलमेट देखा जा सकता था। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह किसका हेलमेट था? नोएल ने मुस्कुराते हुए पूछा। यह हेलमेट उनकी लड़ाइयों में एक बहुत ही खास व्यक्ति द्वारा पहना जाता था। वो व्यक्ति जिसने अपने तरीकों से दुनिया बदल दी। राजा कनिष्क के युवराज और राजकुमारी एलेना दोनों ने एक ही समय पर बात की। यद्यपि कनिष्क लंबे समय से शाही शहर से दूर था, फिर भी वो एक समय में अभिजात वर्ग का हिस्सा था। वो जानता था कि ये हेलमेट क्या है। हेलमेट पर उत्कीर्ण प्रतीक के आधार पर उसने संख्या को भी पहचाना। राजकुमारी एलेना ने भी मुकुट को पहचाना, क्योंकि ये उनके पारिवारिक इतिहास का हिस्सा था। उसने कहा, ये वो मुकुट है जिसे लुमेन साम्राज्य के पहले राजा ने साम्राज्य को एकीकृत करने के अपने अभियान के दौरान पहना था। नोएल ने संतोष में सिर हिलाया। हालांकि वो आश्चर्यचकित नहीं था। ये और भी आश्चर्यजनक होता यदि इन दोनों को नहीं पता होता। ये सही है कि ये राजा देवदू का युद्ध हेलमेट है। वो एकीकृत लुमेन साम्राज्य का पहला शासक और उस साम्राज्य का संस्थापक पिता था जिसके अंदर आप खड़े हैं। ये आदमी इतिहास के सबसे महान राजाओं में से एक माना जाता है। वो हमारे जैसे जादूगर नहीं था। वास्तव में वह एक इंसान की तरह ही साधारण था। इसके बावजूद उसने अपना भाग्य खुद लिखा और दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक का सम्राट बन गया। नोएल हेलमेट के बारे में बताते हुए चलने लगा, लेकिन अचानक रुक गया, जैसे उसे कुछ और याद आ गया हो। मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताना भूल गया। भले ही आप यहाँ हैं, आपको किसी भी वस्तु को छूने की अनुमति नहीं है, विशेष रूप से चश्मा जो इन वस्तुओं की रक्षा करते हैं। यदि आप कोशिश करते हैं तो आपको बुरी तरह चोट लग जाएगी। इन सभी चश्मे को हमारे दीन द्वारा जादुई रूप से मजबूत किया गया है, इसलिए कृपया सावधान रहें। चेतावनी जारी करने के बाद नोएल विशाल हॉल में अगले स्थान पर चला गया और यहाँ हम इसे पाते हैं। नोएल ने उन वस्तुओं और इतिहास में उनके महत्व के बारे में विस्तार से समझाया। प्रत्येक वस्तु के साथ वो सभी को ये याद दिलाना नहीं भूला कि उन्हें इसके साथ सावधान रहना चाहिए। हम क्या सीख सकते हैं? आरव को स्पष्टीकरण में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो देख सकता था कि यहाँ सभी वस्तुएं बेकार थी। उनमें से कोई भी नुम नहीं था। उनमें से अधिकांश ऐतिहासिक महत्व वाली साधारण वस्तुएं थी। उनका ध्यान केवल उन वस्तुओं पर था जिन्हें वो खोज रहा था। लीरा ने उसे बताया था कि क्या उम्मीद करनी है, लेकिन अब जब वो अंदर था तो उसे इस बारे में अधिक सटीक विचार हो गया कि उसे किसका सामना करना पड़ सकता है। आरव ने देखा कि जैसे ही वे अगली मंजिल की सीढ़ियों के करीब पहुंचे, उसकी अंगूठी ज्यादा प्रतिक्रिया करने लगी। साथ ही जब वे हॉल के दूसरे कोने में वस्तुओं की तलाश करने के लिए सीढ़ियों से दूर चले गए तो अंगूठी थोड़ी कम उत्साहित हो गई। तो निश्चित रूप से कुछ है जो मेरी अंगूठी को इस तरह से प्रतिक्रिया कर रहा है। केवल वह जानता था कि उसकी अंगूठी उसकी मौत थी और संगीत ये उसका ग्रूमर था जो प्रतिक्रिया कर रहा था। और उसके ग्रूमर को प्रतिक्रिया करने के लिए आइटम को पैथिक स्टाफ के अलावा किसी अन्य तत्व का होना चाहिए था। उनका मानना था कि जो भी अंगूठी प्रतिक्रिया कर रही थी उसका कैरिक या उसके तत्व से संबंध होना चाहिए। वो समूह के साथ रहा और उत्सुकता से उनका इंतजार करने लगा कि कब उन्हें वहां ले जाया जाएगा, जहां वो पता लगा सके कि वास्तव में ये क्या था। भूतल पर 3 घंटे बिताने के बाद नोएल ने आखिरकार यहाँ सभी कलाकृतियों के साथ काम खत्म कर दिया था। पहले साल के छात्रों के पूरे समूह में से केवल 2 लोग थे जो नोएल को नहीं सुन रहे थे। केवल 2 छात्र उनके स्पष्टीकरण के दौरान विचलित दिखाई दिए और ये नोएल के ध्यान से बच नहीं सका। दुर्भाग्य से ऐसा कुछ भी नहीं था जो वो इसके बारे में कर सकता था। हर साल ऐसे छात्र होते थे जो अकादमी के नश्वर खजाने के बारे में बात करके ऊब जाते थे। जादूगर दुनिया को इस तरह प्रभावित करते थे जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। सबसे शक्तिशाली जादूगरों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कलाबाजी छात्रों को बहुत उत्साहित करती थी। वे जादूगर थे और अंत में यही बात उन्हें सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी। आरव और विहान को भी उनकी रुचि दिलचस्प लगी। नोएल केवल व्यंग्यात्मक ढंग से हंस सकता था। ये दोनों बहुत भौतिकवादी थे। चलो चलें। नोएल एसडीआईओ आरव की ओर चला गया और अन्य छात्र उसके पीछे हो लिए। जैसे आरव ने उम्मीद की थी, जैसे ही वो अगली मंजिल के पास पहुंचा,
उसकी अंगूठी और अधिक उत्साहित हो गई। उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली ताकि उसकी अंगूठी थोड़ी ठंडी हो सके। उसकी उंगली इस समय दर्द करने लगी थी क्योंकि उसकी अंगूठी हर कदम के साथ प्रतिक्रिया करती थी। आरव के दिल की धड़कन बढ़ रही थी। वो देखने वाला था कि ये कैसा है। ये नीचे की मंजिल से भी बदतर था। स्टाफ को भी चारों तरफ से कांच की ढाल से घेरा गया था, जो न केवल स्टाफ को किसी के छूने से बचाता था, बल्कि ये भी सुनिश्चित करता था कि स्टाफ की काली आभा से कोई प्रभावित न हो। स्टाफ की काली आभा कांच के चैम्बर के अंदर सीमित थी। ये पैट्रिक का स्टाफ ऑफ डार्कनेस था। वो स्टाफ से लीरा चाहती थी। आरव स्टाफ के बहुत करीब था, लेकिन वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अगर वो ऐसा करता तो ये सही समय नहीं था। अगर उसने कोशिश की तो वो जानता था कि वो पकड़ा जाएगा। मुझे यकीन है कि आप सभी को इस कर्मचारी में सबसे ज्यादा दिलचस्पी है। ये अकादमी की सबसे कीमती चीजों में से एक है। ये वो कर्मचारी है जिसका इस्तेमाल चर्च ऑफ डार्कनेस के प्रमुख द्वारा किया गया था। ये सबसे मजबूत छड़ी है जिसमें अस्तित्व में अंधेरे का तत्व है। इस छड़ी का उपयोग करके अंधेरे के भगवान ने गठबंधन के कई जादूगरों को नष्ट कर दिया, जिन्होंने महान युद्ध में उससे लड़ाई की थी। इससे पहले कि वो अंततः पवित्र गठबंधन के तत्व भगवान से हार गया। वास्तव में कर्मचारी से जुड़ी एक महान कहानी है। नोएल कर्मचारियों के करीब गया और इन कलाकृतियों के अद्भुत इतिहास में खो गया। सभी छात्रों ने उसका पीछा किया। आरव भी उसका पीछा करता था, लेकिन जैसे जैसे वो अंधेरे के कर्मचारी के करीब जाता गया, वो और भी आश्वस्त हो गया कि कर्मचारी उसकी अंगूठी को आकर्षित नहीं कर रहा था। यहाँ कुछ और था। हालांकि वो अंधेरे के कर्मचारी के जितना करीब जाता, उतना ही उसकी अंगूठी उत्तेजित हो जाती थी। उसे अभी समूह के साथ रहना, अपनी बंद मुट्ठियों को पूरी तरह से नहीं खोला आरव और विहान ने पहले कभी इतना बेचैन महसूस नहीं किया था जितना वे महसूस कर रहे थे। अब वे कुछ करना चाहते थे, लेकिन उन्हें समूह के साथ रहना था। ऐसा कहा जाता है कि अंधेरे के भगवान को मारने के बाद उनका शरीर धुएं में बदल गया। उनकी ग्रिमेयर भी गायब हो गई। हालांकि एक चीज पीछे रह गई थी। छड़ी युद्ध खत्म हो गया था, लेकिन ये एक और संघर्ष की शुरुआत थी। अंधेरे के कर्मचारियों के लिए वार्ता। सभी गठबंधन चर्च के लॉर्ड जानते थे कि अंधेरे का कर्मचारी खतरनाक था और इसे एक अंधेरे जादूगर के हाथों में पढ़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। हर कोई इस पर सहमत था, लेकिन वे इस बात पर सहमत नहीं थे कि इसे किसके पास रखना चाहिए। नोएल ने कहानी के बारे में बात करते हुए अपनी नजरें खूबसूरत कर्मचारियों पर रखी। उस समय भी उन्हें इसे रखने की अनुमति नहीं थी, इसलिए अंत में ये निर्णय लिया गया कि उनमें से कोई भी इसे नहीं रखेगा और इसे एक तटस्थ स्थान पर रखा जाएगा, जो प्रकाश के पवित्र चर्च जितना सुरक्षित होगा। मुझे यकीन है कि आप कल्पना कर सकते हैं कि उन्होंने क्या किया। हमारे आंतरिक संग्रहालय को सुशोभित करता है। ये हमारी सबसे कीमती कलाकृति भी है और यही कारण है कि संग्रहालय इतनी अच्छी तरह से संरक्षित है। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं कि ये डार्क मैच का पवित्र कर्मचारी है और वे दशकों से इसके पीछे हैं, इसलिए हमें अधिक सावधान रहना होगा। अपना स्पष्टीकरण समाप्त करने के बाद नोएल युवाओं के हैरान भावों को देखकर बहुत खुश हुआ। हालांकि जब उसने देखा कि दोनों छात्र अभी भी रुचि नहीं दिखा रहे हैं और उसकी अपेक्षा से अधिक बातें कर रहे हैं, तो उसकी खुशी भरी मुस्कान गायब हो गई। उसका चेहरा अनायास ही लाल हो गया। आप दोनों का नाम क्या है? आरव ने पीछे मुड़कर सोचा कि वो किससे बात कर रहा है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इस समय आपका नाम क्या है? नोएल ने विशेष रूप से आरव कैरिक पर ध्यान केंद्रित किया। आरव ने उत्तर दिया, और तुम्हारा विहान? क्या तुम दोनों के पास कोई बेहतर जगह है जहाँ तुम्हें जाना चाहिए? नोएल ने थोड़े नम्र स्वर में पूछा। यदि तुम दोनों को कक्षा में रुचि नहीं है तो तुम कभी भी जा सकते हो। यदि तुम नहीं चाहते हो तो तुम्हें यहाँ आने के लिए खुद को मजबूर करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने शुरू से ही ये देखा है, तुम दोनों मेरी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो। कौन कहता है कि हम भुगतान नहीं करते? है विहान ने उत्तर दिया। क्या किसी को आपको सुनने के लिए आपके चेहरे को घूरने की आवश्यकता है या आपको आश्चर्यचकित कर सकता है? लेकिन हम अपनी आंखों से नहीं सुनते हैं, हम अपने कानों से सुनते हैं। मैं पहले ही इस हॉल में रहने में असहज था और उसके ऊपर से मुझे डांटा भी जा रहा था। इस समय मेरे मन में अपने शब्दों के लिए कोई सम्मान नहीं था। ये सौभाग्य था कि मैंने आरव से पहले बात की, जिसने सभी का ध्यान मेरी ओर खींचा। ये स्पष्ट नहीं था कि आरव कैसे प्रतिक्रिया देगा, क्योंकि वह भी उसी स्थिति से गुजर रहा था। नोएल का चेहरा लाल हो गया
वो कोई बेवकूफी नहीं कर सकता था। आखिर विहान अभी भी एक छात्र था। वो किसी बच्चे पर हमला नहीं कर सकता था। वो उसे यहां से बाहर भी नहीं फेंक सकता था, क्योंकि उसके शब्द गलत नहीं थे। कोई भी अपनी आंखों से नहीं सुनता। क्या ऐसा है? उसने अपने गुस्से को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए पूछा। क्या आप दोहराना चाहेंगे जो मैंने तब कहा था? हालांकि विहान ने दावा किया कि वो सुन रहा था। नोएल को यकीन था कि वो सुन नहीं रहा है। वो वास्तव में विचलित था। इस प्रश्न के साथ उसके शब्दों को सुनने का कोई तरीका नहीं था। उसे लगा कि उसके पास फिर से फायदा है। अगर विहान जवाब नहीं दे पाया तो वो उसे बाहर निकाल सकता है। विहान ने बोलना शुरू करने से पहले एक थका हुआ आ भरा। उसने कर्मचारियों के बारे में जो कहा था उसे दोहराया। वास्तव में किसी तरह वो नोएल द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों को दोहराने में सक्षम था। एक भी शब्द छूटा नहीं था। ऐसा लग रहा था कि न केवल विहान ने सुना कि क्या कहा जा रहा था, बल्कि उसे याद भी था। नोएल और भी हैरान था। विहान वास्तव में अपने शब्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, लेकिन ये कैसे संभव था? दुर्भाग्य से अब वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। विहान ने साबित कर दिया था कि शायद वो गलत था। ये जानते हुए भी कि वो गलत था, उसने माफी नहीं मांगी। अच्छा, मैं जो कह रहा हूं उस पर ध्यान दो। वो दूर की ओर देखते हुए मुड़ा। आगे बढ़ो। मैंने आपको सबसे महत्वपूर्ण कलाकृति दिखाई है। वो वस्तु जिसे उसकी अंगूठी बुला रही थी। आरटी उसकी आंखों के ठीक सामने था। हॉल के बाएं कोने में एक ऐसी वस्तु रखी थी जो हॉल की सभी वस्तुओं में से सबसे कम ध्यान खींचने वाली थी। हॉल नोइस और पैट्रियार्क के स्टाफ ऑफ डार्कनेस जैसे कीमती खजानों से भरा था। लेकिन इन सब के बावजूद नोएल ने छात्रों को ये वस्तु सेकंड हैंड दिखाने का फैसला, जैसे कि ये फुलने लगा था। राजकुमारी एलिना ने पूछा कि बॉक्स के अंदर क्या था। अगर ये ऐसी जगह पर था तो उसे यकीन था कि ये एक साधारण वस्तु नहीं हो सकती, चाहे वो कितनी भी साधारण क्यों न हो। नोएल ने आह भरी और अन्य छात्रों को देखा। उसने पुराने बॉक्स को जिज्ञासा से देखा। तुम्हारा अनुमान मेरे जितना ही सही है। तुम भी नहीं जानते? दूसरे छात्र ने आश्चर्य से पूछा। क्या ये इतना बड़ा रहस्य है जो केवल उच्च अधिकारी ही जानते हैं? सच तो ये है कि यहाँ तक कि उन्हें भी नहीं पता कि बॉक्स में क्या है। यहाँ तक कि हमारे डीन को भी नहीं पता कि बॉक्स में क्या है। नोएल ने समझाया। इसलिए मैंने इसे एक अजीब कलाकृति कहा। इस बॉक्स पर कोई ताला नहीं है, इस पर कोई सील नहीं है। इतना कुछ होने के बावजूद इसे खोलना असंभव है। कई लोगों ने वर्षों से इसे खोलने की कोशिश की है, यहाँ तक कि विभिन्न चर्चों के प्रमुख यहाँ आए और इस बॉक्स को खोलने की कोशिश की, लेकिन वे इसे नहीं खोल। लकड़ी का बक्सा कमजोर लग सकता है, लेकिन सबसे मजबूत भी बक्से पर एक खरोंच नहीं छोड़ पाया है। बक्से पर आप जो सड़ांध और खरोंच के निशान देखते हैं वे सबसे पहले खोजे जाते हैं। ये बक्सा है। सबसे शक्तिशाली हमला भी बक्से को नष्ट नहीं कर सका। अकादमी में एक भी शिक्षक ऐसा नहीं था जो ये जानने के लिए उत्सुक न हो कि बक्से के अंदर क्या रहस्य है। दुर्भाग्य से उनके पास कोई रास्ता नहीं था। ये एक खजाना था जिसे वे कभी नहीं पा सकते थे। क्या ये हो सकता है कि ये बॉक्स न्यूमैन का हो? यदि ये एक सामान्य बॉक्स था तो इसे नष्ट कर दिया जाना चाहिए था। कनिष्क ने सिद्धांत दिया कि शायद अंदर कुछ भी नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा, ऐसा नहीं है। नोएल ने इस धारणा को खारिज कर दिया। हमने अपने न्यूमैन के साथ बॉक्स का परीक्षण किया है। ये न्यूमैन नहीं है। इससे हमें लगता है कि जो चीज बॉक्स को इतना प्रतिरोधी बनाती है वो बॉक्स के अंदर की चीजें हैं। ये वह चीज है जो इस लकड़ी के बॉक्स की सुरक्षा करती है और इसे खोलना भी असंभव बनाती है। उन्होंने आगे बताया कि अगर कोई न्यूमैन है तो ये बॉक्स नहीं है, बल्कि बॉक्स के अंदर क्या है ये महत्वपूर्ण है। ये बहुत बुरा है कि हम कभी नहीं जान पाएंगे। वे बॉक्स चुराने में विफल रहे। रहस्य यह बॉक्स एक शो पीस से ज्यादा कुछ नहीं था। एक शो पीस जो दर्शाता था कि हर कोई इस दुनिया के बारे में कितना कम जानता है। ये एक शो पीस था जो इसके आसपास के लोगों की जिज्ञासा का केंद्र था। ये सबसे बड़ा रहस्य था जिसे सुलझाना असंभव था। खैर, आगे बढ़ते हुए नोएल कांच के खोल में लकड़ी के बॉक्स से दूर चला गया और दूसरे स्टैंड पर चला गया। विहान और आरव अभी भी पीछे रह गए थे। लकड़ी के बॉक्स को देखकर समूह में शामिल हो गया। अंगूठी उसे लकड़ी के बक्से से दूर जाने से रोक रही थी, लेकिन उसने प्रतिरोध महसूस किया। अंगूठी एक लड़की थी जो एक पालतू जानवर की तरह थी, जो जानती थी कि उसे क्या चाहिए, लेकिन उसने परिस्थितियों या परिवेश पर विचार नहीं किया। वो इतनी अज्ञानी नहीं हो सकती थी और समूह में शामिल हो गई। ऐसा लग रहा था कि दोनों युवक एक ही चीज के पीछे थे,
समूह अगले कला के टुकड़े पर चला गया, जो एक और नया मुख्य था। ये कांच द्वारा संरक्षित एक स्टैंड पर रखा गया कागज का एक छोटा सा टुकड़ा था। लड़की का पत्र नोएल ने समझाया। कागज के इस टुकड़े का स्टैंड अन्य स्टैंडों की तुलना में बहुत अधिक था, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कागज युवक की आंखों किस स्तर पर सपाट रहे। मुझे यकीन है कि आप सोच रहे हैं कि ये स्टैंड इतना ऊंचा क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे शापित नया मुख्य कहा जाता है। हम आप में से किसी को भी इसके साथ कोई गलती करने की अनुमति नहीं दे सकते। एक शापित नया मुख्य ये पहली बार था जब कई लोगों ने इस शब्दावली को सुना था। इसे लिखा। मैं आपको पत्र के बारे में केवल थोड़ा ही बता सकता हूँ। नोएल जब उसे इसकी आवश्यकता नहीं होती थी तो वो कागज के टुकड़े को देखने से बचता था। कांच पहले से ही कुछ हद तक रंगीन था, जहां केवल कागज का सिलहुट देखा जा सकता था, लेकिन उसमें लिखी गई सामग्री नहीं। पत्र में केवल 3 पंक्तियां थी। हालांकि जो कोई भी एक पंक्ति भी पढ़ता है, दूसरे शब्दों में ये एक ऐसा पत्र है जो आपकी जान ले सकता है, इसीलिए इसे शापित न्यूमैन कहा जाता है। ये बहुत खतरनाक है। इस पत्र ने कई लोगों की जान ले ली। इससे पहले कि इसे सुरक्षित किया जा सके, एक युवक ने पूछा कि इन 3 पंक्तियों में क्या है। हालांकि वो इसमें लिखी बातों से डरा हुआ था, लेकिन वो ये जानने को भी उत्सुक था कि पत्र में क्या लिखा है। इस जिज्ञासा ने कई लोगों की जान ले ली। वो शापित आर्टफैक्ट क्या है और इस कागज में ऐसा क्या लिखा है कि इसे पढ़कर हर कोई मर जाता है। आगे क्या होता है जानने के लिए देखते रहिए। संगीत। आप सोच रहे होंगे कि ये स्टैंड इतना ऊंचा क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे शापित नया पुरुष कहा जाता है। हम आप में से किसी को भी इससे कोई गलती करने की अनुमति नहीं दे सकते। एक शापित नया पुरुष। कई लोगों ने पहली बार इस शब्दावली को सुना था। युवक एक दूसरे को असमंजस में देखने लगे। ये एक शापित कलाकृति है, भले ही ये किसी के द्वारा लिखा गया एक पत्र ही क्यों न हो। इस पत्र पर लिखे शब्दों में किसी विशेष व्यक्ति का क्रोध और घृणा है। मैं आपको ये नहीं बता सकता कि ये कौन है या उसने इसे क्यों लिखा है। मैं आपको केवल पत्र के बारे में थोड़ा बता सकता हूँ। नोएल कागज के टुकड़े को देखने से बचता रहा। हालांकि उसे इसकी आवश्यकता नहीं थी। कांच पहले से ही कुछ रंगीन था, जहां केवल कागज का सिलहुट देखा जा सकता था, लेकिन इसमें लिखी सामग्री नहीं। पत्र में केवल 3 पंक्तियां हैं। जो कोई भी एक पंक्ति पढ़ता है मर जाता है। दूसरे शब्दों में ये एक ऐसा पत्र है। लाइनों में क्या था? हालांकि वो पत्र में लिखी बातों से डर गया था, लेकिन संगीत इसे पढ़। क्या आप हमें वे शब्द बता सकते हैं जो एलेना ने शिक्षक से पूछे थे? यद्यपि वो साम्राज्य की राजकुमारी थी, फिर भी वो ऐसी चीजों के बारे में नहीं जानती थी जो अकादमी द्वारा रखी गई थी। नोएल ने सिर हिलाया। ये केवल कुछ शब्द हैं, क्योंकि अब कोई भी पूरी पंक्ति पढ़ने की हिम्मत नहीं करता है। ओह ठीक है, अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो वो विशेष रूप से आरव पर ध्यान केंद्रित करती है। इनमें से एक शब्द आपका नाम है। वे शब्द जिन्हें हम पत्र से जानते हैं, कैरिक। तुमने मुझे आजाद किया। नोएल केवल 3 शब्द बोलने के बाद रुक गया। क्या खुला? एलेना ने सोचते हुए पूछा। क्या? यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। खुला। और ये कैरिक कौन था और इस पत्र को किसने लिखा था? ये कैसे अभिशप्त हो गया? उसके मन में बहुत सारे सवाल थे और वो इस समय अकेली नहीं थी। आरव के पास भी ये सवाल थे। वो केवल एक व्यक्ति को जानता था जिसका नाम कैरिक था, पहला मानव देवता, मृत्यु और नेक्रो का सार। क्या इस पत्र में वर्णित कैरिक कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे वह जानता था? चूंकि ये पत्र न्यूमैन था, इसलिए ये निश्चित था कि ये किसी भगवान द्वारा लिखा गया था। लेकिन कौन सा भगवान और क्यों? इसका उत्तर संभवतः पत्र की पंक्तियों में था। लेकिन जिसने भी पत्र के एक निश्चित भाग से अधिक पढ़ा वो मर गया। ऐसा लगता है ऐसा था कि इस पत्र की सामग्री के बारे में कोई नहीं जानता था। जिसने भी इसे पढ़ा वो अभिशाप के तहत मर गया। नमन का आरव ने यह भी सोचा कि क्या ये पत्र उस डेमियर्स के कारण नमन बन गया जिसने इसे लिखा था, या उस व्यक्ति के कारण जिसे ये लिखा गया था। ये भी संभव है कि कैरिक ने हमेशा इस पत्र को अपने पास रखा क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई इसे देखे। जिसने इस नमन को एक शापित विशेषता दी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। यदि वो उस पत्र को नहीं चाहता था तो उसने इसे नष्ट कर दिया होता। ये उस व्यक्ति के कारण नमन बन गया जो चाहता था कि लोग पत्र पढ़े और फिर मर जाएं। पत्र लिखने वाले व्यक्ति ने कैरिक को संबोधित किया हो सकता है कि पत्र का लक्ष्य वही था जिसने ये पत्र लिखा था। ये सिर्फ एक पत्र नहीं था, ये संभवतः कैरिक को मारने की एक साजिश थी।
जो एक पत्र के रूप में प्रच्छन्न थी, आरव को नहीं पता था कि अतीत में क्या हुआ था, इसलिए वो सिर्फ अनुमान लगा सकता था। लेकिन उसे यकीन था कि उसका अनुमान सही था। हालांकि उसने सिर्फ 3 शब्द सुने थे, लेकिन उन शब्दों में घृणा थी। ये क्रोध का सार था। वो इसे महसूस कर सकता था। ये पत्र इसलिए लिखा गया था ताकि कैरिक इसे मार सके। पढ़ा और फिर इसे शापित किया गया ताकि इसे पढ़ने के बाद वो मर जाए। जिसने भी ऐसा किया वे चाहते थे कि कैरिक मर जाए, और वे चाहते थे कि वह जाने कि उसने ऐसा क्यों किया। इसलिए ये अभिशाप तभी काम करता है जब कोई इसे पढ़ता है। यही कारण है कि कैरिक की मृत्यु हो गई। क्या ये पत्र वो हथियार था जिसने कैरिक के युग को समाप्त कर दिया? आरव के पास सवाल थे, लेकिन कोई जवाब नहीं था। हालांकि उसके दिल में एक आंतरिक भावना थी कि कैरिक इतना मूर्ख नहीं हो सकता कि उसे ये एहसास ही न हो कि पत्र में कुछ गड़बड़ है। उसके अनुसार इस पत्र के कारण उसकी मृत्यु की संभावना बहुत कम थी। हालांकि ये एक भयंकर प्रयास था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि इसे किसने लिखा होगा। उसने कहा, भोज सिंह कोड़ी। ज्यादातर लोगों के मन में अगले कुछ शब्दों के बारे में सवाल थे, लेकिन उसके मन में इस पत्र के लेखक के बारे में एक सवाल था। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो न केवल उन्हें करने वाले को बल्कि उनके आसपास के लोगों को भी दुख पहुंचाती है। बिहान ने आलस से कहा कि यह पत्र संभवतः किसी ऐसे व्यक्ति ने लिखा था जो हो सकता है कि पत्र वही हो जिसे चोट लगी हो। ऐसा लगा जैसे वह अपने अनुभव से बोल रहा था। जब उसने आगे कहा, व्यक्ति जितना गहराई से अतीत को देखता है उतना ही उसे पता चलता है कि दुनिया उसकी कल्पना से कहीं अधिक अंधकारमय है। नोएल बोलने वाला था जब उसका गुस्सा फिर से भड़क उठा, जब उसने देखा कि विहान और आरव अपनी बातचीत में खोए हुए हैं। सौभाग्य से उसने अपने पिछले प्रयास से एक सबक सीखा था। उसने इस बार उन्हें नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही वो आगे बोलने वाला था, उसने पीछे से कदमों की आवाज सुनी। सभी छात्र पहले से ही वहां मौजूद थे और गार हिले नहीं। इससे उसे उत्सुकता हुई कि कौन आया था। आज संग्रहालय में उसकी बारी थी। वो सीधा खड़ा हुआ और सीढ़ियों की ओर देखने लगा। जैसे ही एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी हॉल में दाखिल हुआ, वो थोड़ा गर्म हो गया। नवागंतुक के बाल चमकीले लाल थे और उसके चारों ओर एक शक्तिशाली आभा थी। यहाँ तक कि छात्र भी उसे आदमी की पोशाक से पहचान सकते थे। आग के घर से एक शिक्षक। क्या हम एक संयुक्त कक्षा ले रहे हैं? ये अजीब है। मुझे लगा कि दोनों घर कक्षा के दौरान एक दूसरे के रास्ते में नहीं आते हैं, लेकिन फिर शायद ये स्थान वैसे भी एक कक्षा के रूप में नहीं गिना जाता है। साझा करना जगह बहुत खराब है नहीं? अगर वो अपनी कक्षा लेकर आया है तो उसके छात्र कहाँ हैं? वो अकेला है। मुझे शक है कि वो कक्षा के लिए आया होगा। वो किसी और काम से यहाँ आया होगा। छात्र आपस में चर्चा करने लगे कि वो यहाँ क्यों आया है। उनमें से प्रत्येक ने अपना अपना अंदाजा लगाया। हाउस ऑफ फ्लेम के शिक्षक दूसरी मंजिल पर पहुंचे और नोएल से मुश्किल से 5 मीटर की दूरी पर रुके। इन युवाओं में कनिष्क और कैरिक कौन है? अधेड़ व्यक्ति ने पूछा। तुम क्यों जानना चाहते हो? नोएल ने व्यंग्यात्मक रूप से कहा। हम कक्षा के बीच में हैं। अगर वो यहाँ नहीं है तो मुझे हेड काउंसिल से आदेश मिले हैं। उन दोनों को उनके पास ले आओ। नोएल अपनी बात पूरी करने से पहले ही अधेड़ व्यक्ति ने उसे बता दिया कि वह यहाँ क्यों आया है। हेड काउंसिल के आदेश के सामने नोएल कुछ नहीं कर सकता था। ये सच था कि वो थोड़ा खुश था कि आरव उसके पास आया था और उसे ले जाया जा रहा था। वैसे भी वो बच्चा कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। क्लास, कैरिक और कनिष्क, तुम दोनों उसके साथ चलो। शुभकामनाएं। छोटे बिहान ने आरव के कंधे को थपथपाया और उसे शुभकामनाएं दी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि आरव के कंधे को थपथपाने के पीछे उसका कुछ और मकसद था। आरव और कनिष्क लाल बालों वाले आदमी के साथ चले गए। कनिष्क को यकीन नहीं था कि ये किस बारे में था, लेकिन अगर ये ऊपर से कोई था तो उसे ये सुनना था। दूसरी ओर आरव बिल्कुल जानता था कि ये किस बारे में था। वास्तव में उसे लग रहा था कि ये आने वाला था। उसे बस इतनी जल्दी आने की उम्मीद नहीं थी। यहाँ तक कि बाहर जाते समय उसने हॉल के चारों ओर एक और नजर डाली, विशेष रूप से ओ की आग की चेन की तलाश में। वो पहले से ही बाकी सभी को जानता था और ओ की आग की चेन कमरे के दाईं ओर पड़ी थी। अब वो अपने अंतिम हमले के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब जानता था। आरव और कनिष्क के जाने के बाद युवाओं के बीच एक और चर्चा शुरू हुई। उनका मानना था कि उन दोनों को मुख्य परिषद ने इस कारण बुलाया था क्योंकि उन्हें हत्यारा माना जाता था। अन्यथा उच्च परिषद उन्हें क्यों बुलाती? उच्च परिषद इतनी स्वतंत्र नहीं थी। यहाँ बात करें
अब हम अगले आउटफिट पर चले जाएंगे। हमारे पास पूरा दिन नहीं है। नोएल अगले आउटफिट पर चला गया और युवाओं को बात करने से रोकने की कोशिश करने लगा। नोएल को भी निराशा में अपने माथे पर थप्पड़ मारने का मन हुआ। अब भी विहान का ध्यान किसी कारण से उस पर नहीं था। वो अपने ही हाथ को देख रहा था। ये बच्चा, मैं इसे हर बार क्यों देखता हूँ? वो पिछली बार से ज्यादा उबा हुआ दिखता है। सिफारिशों वाले ये बिगुल बच्चे अगर सीखना नहीं चाहते थे तो पिछले कुछ दिनों में यहाँ आने की जहमत क्यों उठाते हैं? किसी छात्र ने उन्हें इतना परेशान नहीं किया था जितना कि वो कर रहे थे अब बूढ़। इन्हें संग्रहालय से बाहर पूरी यात्रा के दौरान कुछ नहीं कहा। कनिष्क ने भी कुछ नहीं कहा। वो बहुत गंभीर लग रहा था। वो ये समझ नहीं पा रहा था दोनों कार्तिक थे और उसके दोस्त उसके खिलाफ खड़े थे। लड़कों में से एक वही लड़का था जो आज मारा गया था। चूंकि केवल उन दोनों को बुलाया जा रहा था, इसलिए उसे यकीन था कि बात इसी बारे में होगी। उच्च परिषद ने शायद उस पर शक किया क्योंकि शुरू में उनके बीच कुछ मतभेद था। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वो वास्तव में अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा। वो नहीं चाहता था कि वो ताज की परीक्षा से गुजरे और उसकी प्रतिभा कमजोर हो जाए। उसे यकीन था कि यान ऐसा करने की कोशिश करेगा। तुम चिंतित लग रहे हो। हैरानी की बात है कि ये आरव था जिसने बातचीत शुरू की। सवाल ये नहीं है कि मैं चिंतित क्यों हूं, सवाल यह है कि तुम चिंतित क्यों नहीं हो। मैंने उस लड़के को नहीं मारा और मुझे यकीन है कि तुम उसे सड़क पर हुई छोटी सी लड़ाई के लिए नहीं मारोगे। कनिष्क ने कहा, हम दोनों निर्दोष हैं। आरव ने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं की, लेकिन उसे ये बयान काफी विडंबनापूर्ण लगा। कनिष्क ने वास्तव में हत्यारे को अपनी आंखों के सामने देखा था, लेकिन उसे विश्वास नहीं हुआ। फिर भी वो सही था। आरव ने उसे सड़क पर हुई छोटी सी लड़ाई के लिए नहीं मारा। इस बिंदु पर हम संदेह के घेरे में हैं और मुझे लगता है कि हमारे शब्द अकेले हमें साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। निर्दोषता, यदि वे निर्दोष साबित नहीं होते हैं तो हमें मुकुट की परीक्षा से गुजरना होगा और वो बुरा होगा। कनिष्क शहर में वापस आ गया था ताकि वो अकादमी में अध्ययन कर सके और एक बार फिर एस्टन परिवार का उत्थान शुरू कर सके। और उसके पास इसके लिए प्रतिभा भी थी। वो एक विलक्षण व्यक्ति था, इसलिए क्योंकि वो निर्दोष था। वो मुकुट की परीक्षा है जो बुरी है। आरव ने पूछा कि उसने एलिसिस के मुकुट के बारे में केवल कुछ चीजें सुनी थी कि ये व्यक्ति की प्रतिभा को प्रभावित करता है, लेकिन क्या ये वास्तव में इस हद तक था कि ये एस्टन परिवार के वंशज को डरा रहा था? हाँ, ये है कनिष्क ने उत्तर दिया कि मुकुट एक युवा जादूगर के भविष्य के लिए सबसे बुरी चीज है। ये आपकी आत्मा और आपके दिमाग का परीक्षण करता है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप किसी चीज के बारे में झूठ नहीं बोल रहे हैं। अपनी आत्मा को परखने की प्रक्रिया, इसमें आपकी आत्मा को नुकसान पहुंचाने की क्षमता भी होती है जो आपकी आत्मा की शक्ति को कम कर देती है। जब से कनिष्क अकादमी में आया था उसने उतनी बात नहीं की थी जितनी वो करता था, और ऐसा इसलिए था क्योंकि वह वास्तव में चिंतित था। यहां तक कि उसके जैसा कोई भी चिंतित था कि क्या कोई ऐसी चीज है जो बता सकती है कि कोई झूठ बोल रहा है। आरव ने अपनी कंपटी खुजाई, ये देखने की कोशिश में कि क्या उसे इस तरह की वस्तु की कोई जरूरत है। ये वस्तु विशेष रूप से उसके दुश्मनों से पूछताछ करने के लिए अच्छी थी। उसे ये भी यकीन था कि जिस मुकुट की वे बात कर रहे थे वो वही मुकुट था जिसे उन्होंने जाने से पहले संग्रहालय में देखा था। वे उस हिस्से तक नहीं पहुंचे थे जहां जितना अधिक आरव इसके बारे में सोचता उतना ही उसे नुम के महत्व का एहसास होता। यदि ये उसके पास होता तो भविष्य में उसके लिए निश्चित रूप से उपयोगी होता। उन दोनों को केंद्रीय महल में लाया गया जहां प्रत्येक तात्विक घर के प्रमुखों से बनी उच्च परिषद उनका इंतजार कर रही थी। दोनों युवकों को कमरे के अंदर लाने के बाद लाल बालों वाला आदमी चला गया और उनके पीछे दरवाजा बंद करना नहीं भूला। पूरा हॉल एक पल के लिए शांत हो गया। ये इतना शांत था कि सांसों की आवाज भी सुनी जा सकती थी। सभी मुख्य परिषद के सदस्यों ने हॉल में प्रवेश करने वाले दो नए छात्रों को देखा। एक बार फिर दरवाजा खुलने से सन्नाटा टूटा क्योंकि एक और व्यक्ति अंदर आया। एक और शिक्षक तीसरे युवक के साथ आया। ये जय था, युवा जादूगर जो पृथ्वी तत्व को ले जा रहा था और कार्तिक द्वारा परेशान किया जा रहा था। आश्चर्यजनक रूप से युवक ने अकादमी की परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली थी और अब वो पृथ्वी घर का प्रमुख था। आरव ने प्रथम वर्ष के छात्र की वर्दी पहन रखी थी। कनिष्क और जय एक दूसरे के बगल में खड़े थे। दूसरा भी चला गया जिससे कमरा फिर से शांत हो गया। हालांकि कनिष्क को भी यहाँ बुलाए जाने की चिंता थी। जय अकेला था।
जो पसीने से तर था, वो पहले से ही मुख्य परिषद के सामने खड़े होने को लेकर बहुत घबराया हुआ था, जो जादूगरों से बनी थी, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे पवित्र चर्चों के मुख्य पुजारियों से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त मजबूत है। क्या वे वही शेखर हैं? अग्निघर के मुखिया ने सबसे पहले कार्तिक से एक प्रश्न पूछा। वे वही है। कार्तिक ने पुष्टि की कि वही थे जिन्होंने अचानक हम पर हमला किया था। कार्तिक ने न केवल उन तीनों को पहचाना, बल्कि उसने उन्हें हर चीज के लिए दोषी ठहराया। वह झूठ बोल रहा है। कनिष्क ने कहा कि हम में से किसी ने पहले हमला नहीं किया, और यह कुछ समय तक चलता रहा। वह चुप रहा। कनिष्क ने कार्तिक के झूठे आरोप का मुकाबला करने की कोशिश की। उन्हें ऐसा करने के लिए किसने मजबूर किया? वे वही है। वह केवल लड़ाई की तलाश में था। हालांकि ये सच है कि उसने कार्तिक को उकसाया था ताकि वो उसे लड़ने का बहाना दे सके, लेकिन ये कहना कि उन्होंने अचानक हमला किया पूरी तरह से मनगढ़ंत है। दुर्भाग्य से इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसने शेखर को चिल्लाते हुए सुना, ये बात करने की तुम्हारी बारी नहीं है, मैं कार्तिक हूँ। एस्टन ने सिर हिलाया और बोलना बंद कर दिया। शेखर ने फिर से कार्तिक पर ध्यान केंद्रित किया। आप जारी रख सकते हैं। मुझे ये कहकर उकसाया कि वह चाहता था कि मैं लड़ूं ताकि उसे मुझे मारने का बहाना मिल सके, और दूसरी तरफ उसके 2 गुंडों ने मेरे दोस्तों पर हमला किया। मुझे याद है कि जब मैंने पीछे हटने का फैसला किया तो अशोक के होठों से खून बह रहा था, क्योंकि शाही गाड़ी आने वाली थी। मैं उन्हें यह बुरा दृश्य नहीं दिखाना चाहता था। मैं जाना चाहता था, इसलिए मैंने काश छोड़ दिया। मुझे पता था कि कनिष्क और उसका दोस्त इतने खून के प्यासे थे कि वे मेरे प्यारे दोस्त अशोक को पहले मौके पर ही मार देंगे। ये लोग जानवर हैं। मुझे यकीन है कि आखिरकार वो अकादमी में भी नहीं था जब ये सब हुआ। इसके अलावा वो वास्तव में निश्चित था कि कनिष्क और आरव वास्तव में अशोक को मारने वाले थे, अन्यथा वो उनके संघर्ष के सिर्फ 1 दिन के बाद कैसे मर सकता था, वो भी तब जब वो अपने छात्रावास में था, जहां केवल प्रकाश का जादूगर ही पहुंच सकता था। ये एक बड़ा संयोग था कि वे सभी एक ही छात्रावास में थे, इसलिए उनके पास उद्देश्य थे और उनके पास अवसर था। कार्तिक की गवाही सुनने के बाद शेखर मुस्कुराया। क्या हमें और सबूतों की आवश्यकता है? मुझे नहीं लगता कि वे 3 हमारे मुख्य अपराधी हैं। अब जबकि हमारी खोज केवल 3 संभावित उम्मीदवारों तक सीमित हो गई है, मुझे विश्वास है कि अब हम एलिसिस के मुकुट का उपयोग कर सकते हैं। शिनसेई भी सहमत थे कि हमारी सबसे बड़ी झिझक ये थी कि हम इसे पूरे हाउस ऑफ लाइट पर उपयोग नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब जब हमारे पास ये है तो हमें मुकुट का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। इस तरह हम अंतिम स्वीकारोक्ति प्राप्त कर सकते हैं और इस मामले को बंद कर सकते हैं। मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि इन सभी वर्षों में अकादमी में कोई मौत नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही इन तीनों को प्रवेश मिला, उसी रात एक हत्या हुई। उन तीनों के पास इसे करने के कारण थे, लेकिन उनमें से केवल 2 के पास ही पहुंच थी। मुझे लगता है कि हमने एक एक करके अपने हथियार ढूंढ लिए हैं। 3 थे, एलियाना, रचित और लिसान। उनके अलावा बाकी सभी ने अपनी राय व्यक्त की। एलियाना भी जानती थी कि उनकी बातें सही थी। सामान्य परिस्थितियों में वह भी सहमत होती, लेकिन कथित दोषियों में से एक था आरव। वो छात्र था जो अकादमी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला था। उसकी प्रतिभा ऐसी थी। रचित एक ऐसी लड़की थी जैसी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। वास्तव में उसने अपने साथी मुख्य परिषद सदस्यों को भी नहीं बताया था। केवल रचित और लिसान ही सच्चाई जानते थे, जो आरव की परीक्षा के समय मौजूद थे। वे जानते थे कि आरव को क्राउन की परीक्षा के लिए भेजना एक आपदा थी। ये एक संभावित प्रतिभा को हमेशा के लिए नष्ट कर सकता था, और यदि वे गलत थे तो ये उनका सबसे बड़ा पछतावा होने वाला था। लिसान भी यही बात समझती थी। वे दोनों आश्चर्यचकित थे कि आरव वहां क्यों था। दूसरी ओर रचित का एक अलग विचार था। वो अभी भी आरव पर संदिग्ध था, क्योंकि उसकी आभा और उसके दस्ताने उसे बहुत आकर्षक लगते थे। वो जानता था कि आरव कुछ छिपा रहा है और वो हत्या करने वाला नहीं था। उसे यकीन नहीं था कि आरव इतनी छोटी सी बात पर किसी की हत्या कर देगा। फिर भी वो चाहता था कि वो क्राउन के परीक्षण से गुजरे, क्योंकि इस तरह वो आरव से पूछ सकता था कि वो क्या छिपा रहा था। आरव झूठ नहीं बोल सकता था, इसलिए वो अन्य शिक्षकों से भी सहमत था, भले ही उनके वास्तविक तर्क अलग थे। मैं सहमत हूँ कि केवल एक जो सहमत नहीं थी वो लिसान थी। वो उस समय बहुत दबाव में थी। वो परीक्षण से इनकार नहीं कर सकती थी, अन्यथा ऐसा लगेगा कि वो पक्षपात कर रही थी। लिसान के पास भी इस मामले में कोई विकल्प नहीं था।
क्योंकि उसने रचित को दूसरों के साथ खड़ा देखा तो उसने अपने दोस्त का पक्ष लिया, क्योंकि सभी की एक ही मान्यता थी। वो भी उनके साथ गया। मुझे भी लगता है कि इस समय